हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं जो कि आरपीएससी द्वारा लिए गए हो या आरएसएम बोर्ड द्वारा लिए गए हो, तो वो पेपर अपन हल करते हैं व्याख्या के साथ। ठीक है, तो मेरे इस चैनल पर आपको आरपीएससी के पुराने प्रश्न पत्र भी मिल जाएंगे और आरएसएस बोर्ड के पुराने प्रश्न पत्र भी आपको अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे ही पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये पेपर कौन सा था इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 वाला पेपर, ठीक है, जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट का पेपर था, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे गए थे। ठीक है, केमिस्ट्री वाला। तो वो 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसमें से पहला क्वेश्चन आपके पास है, ये देखो, ब्लू पोट्री। राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सॉरी, ऑप्शन नंबर जो बी है जयपुर वाला, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। ब्लू पोट्री के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ कि ब्लू पोट्री जो है मूलतः पर्सिया फारस की थी। फिर ये लाहौर से जो जयपुर लाए थे, राजस्थान जो आई थी, वो स्वयं जो मिर्ज़ा मान सिंह थे वो लाए थे, और सर्वाधिक जो संरक्षण दिया था वो राम सिंह सेकंड ने दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। राम सिंह सेकंड ने दो दो व्यक्तियों को, जो कि ये कला सीखने के लिए जयपुर भेजा था, सॉरी दिल्ली भेजा था, दिल्ली में जो सिखाया था ना, एक तो कालूराम था, एक मुझे नाम याद नहीं, कालूराम जो सिखाने वाला था वो भोला शंकर था, वो प्रशिक्षण दिया था। फिर सर्वाधिक इस ब्लू पोट्री का विकास हुआ था। आज भी ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है, और ये ब्लू पोट्री जो कि बाहर वाले देशों में जाती है, तुर्की, तो बहुत सारे जो अच्छे देश है वहाँ पर ये इम्पोर्ट की जाती है, ये भी आपको याद रखना। तो ब्लू पोट्री के लिए जो प्रसिद्ध कलाकार थे ना, वो थे कृपाल सिंह शेखावत, ये आपको याद रखना। कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में उनको पद्म श्री भी दिया गया, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा वर्तमान में जो इनके कलाकार है वो नरोत्तम जांगिड़ है। ठीक है, कौन है? नरोत्तम जांगिड़। ठीक है, ये वर्तमान कलाकार, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा ब्लू पोट्री की बात कर ले तो ब्लू पोट्री का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो भी राम सिंह सेकंड के काल को ही स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, बहुत फली फूली थी उनके कार्यकाल के दौरान। तो ये अपना ब्लू पोट्री था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में गलत सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बस आपको ये बताना। रामदेव जी का संबंध रामदेवरा से बिल्कुल से, पापू जी का संबंध कोल्लू से, गोगा जी का संबंध देरवा से, मल्लीनाथ जी का संबंध करनाल से नहीं। ठीक है, ये गलत हो गया आपका। तो मल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से है? तो मल्लीनाथ जी का संबंध बाड़मेर से। आपका जो याद कहाँ से है भाई? बाड़मेर से। मल्लीनाथ जी का जो संबंध है बाड़मेर से। मल्लीनाथ जी का जन्म जो हुआ था 1358 ईस्वी में हुआ था। मल्लीनाथ जी ने जो कि मालवा के सुल्तान निज़ामुद्दीन को जो पराजित किया था वो 1378 के अंदर पराजित किया था। ठीक है, और मल्लीनाथ ने कुंडापंथ चलाया था। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल भी, कुंडापंथ का संबंध मल्लीनाथ जी से है। किससे? मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है तो तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे पर बना हुआ, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जूनागढ़ किले का निर्माण करवाने वाला था, तो यानी जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ का जो निर्माण करवाया था वो राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? राय सिंह ने करवाया था, आपको याद रखना। ठीक है, कब करवाया था? 1588 से 94 के मध्य इनका निर्माण करवाया गया था। जूनागढ़ को जमीन का जेवर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता था, ये चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता था जूनागढ़। ठीक है, और जूनागढ़ वर्तमान में बहुत ही खूबसूरत किला है ये बीकानेर वाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीकानेर के कौन से शासक को उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी? माही मरातिब की जो उपाधि दी थी तो किसे दी थी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राव अनूप सिंह को दी थी। किसको दी थी? अनूप सिंह को दी, ये आपको याद रखना है। अनूप सिंह को माही मरातिब की उपाधि दी थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का जो शासक था, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सामंत सिंह था। भाई कौन था? सामंत सिंह।
सॉरी इसका जो डी फाइनल आंसर की मुझे उत्तर माना वो डी माना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उदय सिंह था। गुहिल राजवंश का जो संस्थापक था वो उदय सिंह था, ठीक है, ये आपको याद रखना। और डूंगरपुर जो बसाया था वो डूंग सिंह ने बनाया, डूंग सिंह ने बसाया था। किसने बताया था? डूंग सिंह ने, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये बी अगला क्वेश्चन आ गया अपना। और अच्छा अब जिस भी स्टूडेंट को अगर इसके आंसर की और पेपर देखना है तो आप 7-11 स्टडी टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। इसका मैं जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गणेश्वर सभ्यता डैश में स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता जो स्थित है आप सभी जानते हो कहाँ स्थित है? सीकर के अंदर स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कांतली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब गणेश्वर सभ्यता की बात कर ले तो गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन किया था वो किसने किया था? 1977-78 में। एक तो अपने आर सी अग्रवाल और एक अपने विजय कुमार, एक तो आर सी अग्रवाल और विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया था, ये आपको याद रखना है। और गणेश्वर सभ्यता से एक तो बाण मिले थे और इसके अलावा मछली पकड़ने के कांटे मिले थे, सुइयाँ मिली थी, ठीक। इसके अलावा तांबे के बहुत सारे औजार मिले थे, इसलिए गणेश्वर सभ्यता को ताम्रजन्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो गणेश्वर सभ्यता जो है यहाँ पर ईंटों के मकान के साक्ष्य नहीं मिले। देखो अक्सर आजकल ये सवाल पूछा जाता है कि भाई ईंटों के मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए या नहीं प्राप्त हुए, तो गणेश्वर से ईंटों के मकान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता जो 2800 ईसा पूर्व पुरानी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 2800 ईसा वर्ष पुरानी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो उदयपुर राज्य में जो डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया तो 1853 ईस्वी में लगाया था। कब लगाया था? 1853 ईस्वी में लगाया था, ठीक है। और ख़ास बात यह कि इस समय जो शासक थे वो कौन थे, ये आपको बताना। तो इस समय जो शासक थे वो स्वरूप सिंह थे, ठीक है। कौन थे? स्वरूप सिंह। और खेरवाड़ा उदयपुर में पूर्णतः बैन कर दिया था। डाकन प्रथा क्या होती थी उस समय? कोई किसी महिला में जो जादू टोने की वजह से किसी बच्चे को मार देती थी, उससे ही शिशु को मार देती थी, उसे डाकन प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एक सवाल है कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम बैन कौन सी रियासत में लगा और उस समय उस रियासत के जो शासक कौन थे, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत आसान सवाल है, वैसे आप बता दोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, ये आपको बताना। तो देखो बूंदी भी थी, प्रतापगढ़ भी थी, शाहपुरा भी थी, लेकिन उदयपुर जो है ना, उदयपुर ये तो तीसरे चरण में आई थी, या बात हो रही है दूसरे चरण की, ठीक है। तो उदयपुर जो है देशी रियासत जो कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, ठीक है, ये आपको याद रखना। राजस्थान का जो पहला चरण होता है 18 मार्च 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 में। अब देखो छोटी सी बात, अपन राजस्थान के एकीकरण की कर ही लेते हैं। एक तो आपको देखो तथ्य याद रखना है, कुछ तथ्य मैं बताता हूँ, तिथि आप कभी नहीं भूलोगे। 1948 में 3 चरणों का एकीकरण हुआ। फिर 1949 की बात कर लें तो 2 चरणों का एकीकरण हुआ। फिर 1950 की बात कर लें तो 1 चरण का हुआ था। फिर 1956 की अपन बात कर लें तो 1 चरण। टोटल आपके 3, 2, 5, 6 और 7 चरणों का एकीकरण मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? दूसरा अपन बात कर लेते पहले 4 चरण में। देखो प्रथम चरण के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? बिल्कुल चारों लाल ही थे। कौन थे? आपको याद रखना, चारों लाल। पहले शोभाराम कुमावत थे, शोभाराम कुमावत। दूसरे जो थे अपने गोकुल लाल असावा थे। तीसरे चरण के जो थे अपने माणिक्य लाल वर्मा थे। चौथे चरण के जो थे हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री, ये आपको याद रखना। पहले चरण के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, चौथे के दूसरे के सॉरी गोकुल लाल असावा, तीसरे के माणिक्य लाल वर्मा, चौथे के हीरालाल शास्त्री थे, ये आपको याद रखना है। पहले चरण में जो जिन रियासतों का एकीकरण हुआ था वो 4 रियासतें थी। ये अक्सर पूछा जाता है, A, B, C और D, ठीक है, ये आपको याद रखना। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसे मत्स्य संघ का जो नाम दिया गया था वो कैम मुंशी की सलाह पर दिया गया था। इसके अलावा जो राजधानी बनाई थी वो अलवर को बनाई थी। इसके अलावा जो पहले चरण का जो राज प्रमुख था वो उदयभान सिंह था, और उदयभान सिंह का जो संबंध था धौलपुर जिले से था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था, ये अपना क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, जैसा कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो विजय सिंह पथिक थे, ठीक है। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक थे। कौन थे? विजय सिंह पथिक थे, ठीक है। अब बात कर ले विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम जो था वो भूप सिंह था, और इनका जो संबंध था वो उत्तर प्रदेश के गुड़ावली से था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बुलंदशहर गुड़ावली गांव से थे ये। विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से 1916 से 17 के मध्य जुड़े थे इन्होंने, ठीक है। फिर इन्होंने राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र भी निकाला था, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी थी वृद्धा के अंदर 1919 में। ये भी आपको याद रखना है। बिजोलिया आंदोलन में विजय सिंह पथिक का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक योगदान था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और बिजोलिया किसान आंदोलन जो है पूरे विश्व में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था, ठीक है। इसकी अवधि तो 1897 से लेकर 1841 तक ये चला था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे राजपुताने के देसी रियासतों के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? 10 का जो सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ ने की थी। किसने की थी भाई? चार्ल्स मैटकॉफ, अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैटकॉफ द्वारा की थी, ठीक है। डेविड ऑक्टरलोनी की बात कर ले तो राजपुताना के प्रथम जो रेजिडेंट थे ना वो डेविड ऑक्टरलोनी थे, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह संबंधित है, तो इनका जो संबंध है कौन से जिले से है ये आपको बताना है। तो इनका जो संबंध है ऑप्शन नंबर है जोधपुर जिले से। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन से जिले से? जोधपुर जिले से इनका संबंध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? तो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जो शामिल किया गया, जैसलमेर की हवेलियाँ बिल्कुल नहीं है, सरिस्का पैलेस भी नहीं है, जंतर मंतर वेधशाला है, और 7 शैलियों का मंदिर नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। देखो मैं सारी धरोहर बता देता हूँ। राजस्थान में जो यूनेस्को में शामिल है ना, कौन कौन सी धरोहर है ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन जंतर मंतर। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के 6 किले। राजस्थान के कितने किलों को शामिल किया गया? 2013 में। जंतर मंतर को 2010 में करा था, केवलादेव को 1985 में करा था, और जो 6 किले किए थे उनको 2013 में करा था। कौन कौन से 6 जिले? एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आप सभी जानते होंगे, गाजर, चीकू और आम। इस ट्रिक के जरिए से आप 6 किलो के नाम याद रख सकते हो। गा से गागरोन, जे से जैसलमेर, रे से रणथंभौर, गाजर हो गया खत्म, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, और आम से आमेर, ठीक है। तीन तीन किले की ट्रिक गाजर में छुपी हुई, 2 किलो की ट्रिक चीकू में, और 1 किला आम में। गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, गाजर खत्म हो गया, चीकू में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ठीक है, और आमेर हो गया अपना आम का, ठीक है। तो ये 6 जिले। इसके अलावा 2019 में जयपुर के परकोटे को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये सारी जो यूनेस्को में शामिल राजस्थान की वर्ल्ड हेरिटेज सूची वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा एक अमूर्त सूची में भी शामिल है राजस्थान का कालबेलिया नृत्य। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है इसको भी 2010 में शामिल किया था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो ये भी आप याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइज। पछेवड़ा संदर्भित है, तो पछेवड़ा क्या है? देखो ये सवाल जो है पटवार एग्ज़ाम 2021 वाले में पूछा गया था 4th शिफ्ट में, ठीक है। इसके बाद ये 2019 वाले में साइंटिस्ट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। इसके अलावा हाल ही के अंदर रिट के एग्ज़ाम में भी आया था। तो पछेवड़ा जो होता है ना, पछेवड़ा देखो सर्दियों के अंदर राजस्थान के अंदर मारवाड़ी इलाके में, जैसे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जब ज़्यादा सर्दी लगती है, ठीक है, तो क्या होता है कि एक बिस्तर होता है। बिस्तर को जैसे ग्रामीण इलाके में बात करें तो उसे गुदड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं भी? गुदड़ा कहते हैं, ठीक है। और शहर में बात कर ले तो रजाई के नाम से जाना जाता है। तो जो गुदड़ा होता है, गुदड़े में जब सर्दी लगती है तो उसके अंदर एक मोटा कंबल डाल दिया जाता है, ठीक है। मोटी शॉल या कंबल डाला जाता है, और उसके ऊपर फिर गुदड़ा लगा के फिर उसको ओढ़ लेते हैं। तो ओढ़ने से क्या सर्दी नहीं लगती, उसे पछेवड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह का परिधान हो जाएगा, ठीक है।
बड़ा अच्छा सवाल था, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन क्या, ग्रास या जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है। तो ग्रास या जनजाति से संबंधित जो लोक नृत्य है वो बिल्कुल वालर है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वालर को ग्रासियों का घूमर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। वालर बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला एकमात्र लोक नृत्य है। ठीक है, इसके अंदर स्त्रियाँ गोल गोल घूमती है फिर डांस करती है, बिना वाद्य यंत्र गोल गोल घूमती है। ग्रास या जनजाति जो कि सिरोही में रहती है ज़्यादातर, सिरोही की जो ग्रास या जनजाति है वो ये नृत्य करती है। ये भी आपको याद रखना, गोल गोल घूमती है फिर डांस करती है, फिर गोल गोल घूमती है फिर डांस करती है। इसमें 2 घेरे होते हैं। बाहर वाले घेरे में तो होते हैं आदमी होते हैं, और अंदर वाले घेरे के अंदर औरतें होती है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले। फिर आगे, निम्नलिखित में से बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की बोली नहीं है। तो देखते हैं, तोरावटी भी है आपकी, नागरचोल भी है, राजावटी, लेकिन अहिरवाटी जो है ना ये ढूंढाड़ी की बोली नहीं है। ठीक है, ये तो मेवात की बोली है। इस चीज़ से राठी के नाम से भी जाना जाता है, हीरवाल के नाम से भी जाना जाता है, हीरवाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अलवर के बेरोड और मुंडावर तहसील जयपुर के कोटपुतली में बोली जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ये हरियाणवी यानी बांगरू और मेवाती के मध्य सेतु का काम करती है। ये सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये अहिरवाटी बोली है। ठीक है, और ये राठ क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे राठी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जैसा कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है, तो वो बनास नदी है। कौन सी नदी है, बनास नदी है। आपको याद रखना है कौन सी नदी है, बनास नदी। तो बनास नदी के तथ्यों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनास। बनास को वर्णासा के नाम से भी जाना जाता है। देखो, इसके उद्गम स्थल की मैं बात कर लूँ, चलो थोड़ा बड़ा कर ले अपन, खाली पेज ले ले, स्पेस लेके फिर इसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। तो अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। इसका उद्गम स्थल है जो कि अरावली के खमनोर की पहाड़ियाँ है। कौन सी भी, खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये राजसमंद में पड़ती है, आपको याद रखना, खमनोर की पहाड़ियों में। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ पड़ता है मैंने बता दिया आपका, खमनोर की पहाड़ी। इसके अलावा इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 512 किलोमीटर लंबी है। ये भी आपको याद रखना, कितनी लंबाई है, 512 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ इसके मुहाने की बात कर लो, तो स्वयं माधोपुर के रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। मुहाना मतलब जहाँ मिलन होता है ना, उसे मुहाना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कहाँ बहती है, फिर ये देख लो, राजसमंद के नाथ द्वारा, फिर राजसमंद में, फिर चित्तौड़ में, फिर हल्का सा अजमेर, फिर भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट सवाल इसके ये बनेंगे एग्जाम के अंदर कि दाई तरफ मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। कि बनास के दाई तरफ मिलने वाली नदियाँ 2 नदियाँ है, बस आपको याद रखना कौन कौन सी है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अपनी बेड़च, एक तो बेड़च हो गई अपनी, ठीक है, एक अपनी मैनाल हो गई। ये जो है कौन सी तरफ से मिलती है, दाई तरफ से मिलती है, मैनाल। ठीक है, ये आपको याद रखना, बेड़च और मैनाल। बेड़च और मैनाल जो है दाई तरफ से मिलती है, और बाई तरफ से मिलने वाली नदियाँ मैं बता देता हूँ। 2 नदियाँ बेड़च और मैनाल तो मिलती है दाई तरफ, यानी सीधे हाथ की तरफ से, आपको याद रखना। और बाई तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, तो देखो कोठारी, कोठारी के अलावा मैं बात कर लूँ तो मानसी, मानसी के अलावा मैं बात कर लूँ तो खारी, खारी के अलावा मैं बात कर लूँ तो मोरेल, मोरेल के अलावा मैं बात कर लूँ तो कौन सी अपनी धुंध नदी, ये आपने पहली बार नाम सुना होगा, धुंध नदी। और डील नदी, ये भी पहली बार सुना होगा आपने, धुंध नदी और डील नदी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक डाई नदी है। तो कौन सी नदी है, डाई नदी। तो वापस से एक बार बता देता हूँ, दाई तरफ मिलने वाली 2 नदियाँ हैं बेड़च और मैनाल, जबकि बाई तरफ से मिलने वाली कोठारी, मानसी, खारी, मोरेल, कोठारी, मानसी, खारी, मोरेल, धुंध, डील, डाई। धुंध, डील, डाई एक बार देखो क्लास में आपको याद हो जाएगा। एक बार वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दाई तरफ मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी, बेड़च, मैनाल। दाई तरफ से मिलने वाली नदियाँ बेड़च और मैनाल, जबकि बाई तरफ से मिलने वाली कोठारी, मासी, खारी, कोठारी, मासी, कोठारी, मासी, खारी, मोरेल, कोठारी, मासी, खारी, मोरेल, कोठारी, मासी, खारी, मोरेल, धुंध, डील, डाई, धुंध, डील, डाई। धुंध होगी, डील होगी और डाई होगी, धुंध, डील, डाई। ठीक है, याद होगी। 2 नदियाँ जो कि दाई तरफ से मिलती है, बाकी आपकी 7 नदियाँ जो हैं वो बाई तरफ से मिलती है। ठीक है, मुझे भी याद हो गया, आपको भी याद हो गया, कोठारी और मोरेल में, सॉरी, बेड़च और मैनाल जो है दाई तरफ से मिलती है। बाकी अपने 7 नदियाँ कौन कौन सी, कोठारी, खारी, मानसी, कोठारी, खारी, मासी और मोरेल, और इसके अलावा धुंध, डील, डाई। तो ये नदियाँ जो है
कौन सी तरफ से मिलती है, बाई तरफ से मिलती है, आपको याद रखना। इसके अलावा इस पर एक बांध भी बना हुआ, बिसलपुर बांध, ठीक है, वो भी आप याद रख सकते हो। और इस पर जो त्रिवेणी संगम है ना, उसकी बात मैं कर लेता हूँ। इसके अंदर देखो त्रिवेणी जो संगम है, एक तो रामेश्वर में जो बनता है त्रिवेणी संगम, या आपको रामेश्वर स्वयं माधोपुर में एक तो चंबल, कौन सी नदी मिलती है, देखो मैं बता देता हूँ। एक तो चंबल नदी मिलती है, एक आपकी सीप नदी मिलती है, चंबल सीप, और एक कौन सी नदी मिलती है, एक बनास नदी मिलती है, ठीक है, बनास नदी। ये अपना स्वयं माधोपुर रामेश्वर में एक तो त्रिवेणी संगम हो गया। एक मैनाल भीलवाड़ा में भी त्रिवेणी संगम मिलता है, जिसको बार बार पूछा जाता है, जिसमें बनास, मैनाल और बेडस नदियाँ मिलती है, ठीक है। चंबल सीप और बनास जहाँ मिलती है वो स्वयं माधोपुर रामेश्वर के निकट स्वयं माधोपुर में एक त्रिवेणी संगम ये हो गया। दूसरा त्रिवेणी संगम बनास, मैनाल और बेडच, ये बेगू मैनाल के अंदर बनता है ये। तो दो त्रिवेणी संगम मैंने आपको बता दिया, ये भी आप याद रख सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने, पहले इसको अपन वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या था अपना, ये था। तो मैंने बनास नदी की जो भी तथ्य थे वो आपको बता दिए, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स तैयार करना, शॉर्ट नोट बनाना, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे आपके लिए, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप नोट करते जाना, यही से आपको वापस से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु का भाग है, ये आपको बताना। तो अति आर्द्र जलवायु का जो भाग है वो अजमेर, राजसमंद, बारां, दौसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। ये अति आर्द्र जिलों में आता है, ठीक है। और इसकी जो जलवायु है वो अति आर्द्र जलवायु। इसके अलावा अति आर्द्र जलवायु की बात कर ले तो झालावाड़ की भी अति आर्द्र है, और अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा अति आर्द्र है, और माउंट आबू की अति आर्द्र जलवायु है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा शुष्क जलवायु की बात कर ले तो अपना जो रेतीला भाग है मरुस्थलगढ़ जैसलमेर, थोड़ा सा बाड़मेर, फिर जोधपुर, जोधपुर के बाद फिर बीकानेर, बीकानेर के बाद गंगानगर, हनुमानगढ़, ये शुष्क जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क की मैं बात कर लूँ तो अपना जालौर हो गया, पाली हो गया, सीकर हो गया, और जोधपुर का पूर्वी विभाग हो गया, झुंझुनू, चूरू, सुकरमा, अर्ध शुष्क पाई जाती है, ठीक है। और फिर उपाद्र की बात कर ले तो उपाद्र जलवायु जो कि अरावली के जस्ट जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। और आर्द्र जलवायु की बात कर ले तो अपन उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया, उपाद्र जलवायु आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जो कर्क रेखा जो गुजरती है, देखो मैं बता देता हूँ आपको एक बार। ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। ये आपका डूंगरपुर हो गया, ये आपका बांसवाड़ा हो गया, सॉरी बांसवाड़ा नीचे, डूंगरपुर ऊपर अपना, ठीक है। तो यहाँ से देखो डूंगरपुर को छूती हुई और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से जो गुजर रही है कर्क रेखा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये बिल्कुल कहाँ से गुजर रही है, कर्क रेखा बांसवाड़ा के बिल्कुल बीच में से गुजर रही है, ठीक है। और कर्क रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है ना, ये भी सवाल पूछा हुआ है एक बार, 26 किलोमीटर, ये आपको याद रखना। कितने किलोमीटर है, 26 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना। और बात कर्क रेखा के नीचे का जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय। ऊपर में जो पाई जाती है फिर उपोष्ण प्रकार की, पूरे राजस्थान में जो जलवायु उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना, कौन सा क्वेश्चन है, ये अपना 19वां क्वेश्चन है। कौन सा 19वां क्वेश्चन। इसके अंदर देखो वर्तमान में ये जो कार्यक्रम है 2001 में चालू हुआ था, ठीक है। वर्तमान में इसका जो रेशियो है 60-40 है, ये भी आपको याद रखना। 60 केंद्र सरकार का है, 40% जो हिस्सा है वो राज्य सरकार का है। इसके अंदर 6 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है, 6 जिले शामिल है। 6 जिले मैं बता देता हूँ, आपको ज़रूर याद रखना। सबसे पहले अजमेर की 2 जिले हैं, ठीक है। अजमेर की बात कर लूँ मैं, अजमेर की एक तो आपकी होगी आना सागर, आना सागर, ठीक है। और दूसरी आपकी होगी कौन सी, पुष्कर, ये होगी अजमेर की 2 जिले, ठीक है। इसके बाद कर ले तो उदयपुर की भी 2 जिले, उदयपुर की भी 2 जिले, एक तो आपकी होगी पिछोला और एक होगी फतेह सागर, एक आपकी होगी फतेह सागर, ठीक है। तो 2 जिला अजमेर के आना सागर, पुष्कर, और 2 ही जिला आपकी उदयपुर के, एक तो पिछोला, एक फतेह सागर। इसके अलावा एक झील की बात कर लूँ तो मान सागर, जयपुर की जो मान सागर झील है, मान सागर झील जयपुर की, और एक झील अपनी जो नक्की झील है उसको शामिल किया गया, ठीक है। वर्तमान में 6 झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। अनुपात भी मैंने बता दिया 60-40 का। ये कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था 2001 में चालू हुआ था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बहुत अच्छा सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल क्या है, तो वापस अपने सवाल के ऊपर आ जाता है अपन। ये आ गया अपना सवाल,
नाल हवाई अड्डा स्थित है, तो नाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल नाल हवाई अड्डा जो स्थित है वो बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? नाल हवाई अड्डा बीकानेर में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? ये अगला क्वेश्चन आपके सामने 21। JFM का पूरा नाम क्या है? तो 21 JFM का जो पूरा नाम है वो संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द वन फॉलोइंग शिप ब्रीड इज नोवन एज चक्री, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल को चक्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मगरा। मगरा को चक्री के नाम से जाना जाता है। ये मगरा भेड़ जो है बीकानेर में पाई जाती है, ठीक है। इसे बीकानेरी चोखला भी कहा जाता है भाई, बीकानेरी चोखला भी कह सकते हो मगरी को, चक्री को, ठीक है। और ये जो है कि बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद पोंगल भी आपकी बीकानेर में पाई जाती है। नाले की बात कर लेते हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर में पाई जाती है। सोनाड़ी, सोनाड़ी जो कि चनौथर के नाम से भी जाना जाता है। जब ये भेड़ चरती है तो इसके कान जो है ज़मीन को छू लेते हैं, ठीक है, ज़मीन को छू लेते हैं। सर्वाधिक ऊन वाली जो भेड़ होती है ना वो जैसलमेरी भेड़ होती है, जबकि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो ऊँट होती है वो मारवाड़ी होती है, ठीक है। इसके अलावा मालवी भी इसकी नस्ल है, किसकी? भेड़ की है। खैरी भी जो कि पाली के आसपास पाई जाती है, ये भी आपकी कौन सी भेड़ की नस्ल है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और भेड़ का जो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र वो कहाँ है? आप सभी को पता है, अविकानगर टोंक में। कहाँ है भाई? अविकानगर टोंक में। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी का है? बीकानेर में, ये भी आपको याद रखना है। जबकि ऊन विकास बोर्ड का जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर के अंदर। ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के अंदर, ये आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में गोलिये और हनोतिये के भंडार है। तो राजस्थान में गोलिये और हनोतिया जो जाना जाता है वो तांबे के लिए जाना जाता है। कहाँ? तांबे के लिए। इंपॉर्टेंट बात ये कि गोलिये हनोतिया पड़ता कहाँ है, ठीक है। ये पता नहीं है कि ये कहाँ पड़ता है, तो ये अजमेर में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं सर? ये अजमेर में पड़ता है, आपको याद रखना है। और तांबा सर्वाधिक जो होता है, मैंने पहले बता दिया आपको कि खेतड़ी झुंझुनू के अंदर सर्वाधिक तांबा होता है, ठीक है। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। इसके अलावा ठीक है, अलवर के भगोनी में भी तांबा पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? अधिकतम प्रशासनिक वन की बात की तो 24 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर है संरक्षित वन, यानी प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वन आया तो वन की अपन चर्चा कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत, जो कि जिससे आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले अपन वन की बात कर ले तो देखो, वन की बात करते हैं। सबसे पहले वन जो है ना प्रशासनिक आधार पर जो बांटा गया, प्रशासनिक आधार पर तीन भागों में बांटा गया। एक तो आरक्षित वन, एक सुरक्षित वन, एक अवर्गीकृत वन, ठीक है। राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, आपको याद रखना है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 32,863 वर्ग किलोमीटर, 32,863 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आरक्षित वन की बात कर लेता हूँ, तो आरक्षित वन कितना आपको याद रखना है? 37.04% आरक्षित वन है, जिसे क्या कहते हैं? रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा अपन सुरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड वन की बात कर ले, तो प्रोटेक्टेड जो वन है वो कितना है? 56.49% इसके अलावा एक अवर्गीकृत वन होते हैं जिन्हें अनक्लासिफाइड की श्रेणी में रखा गया, तो ये जो है 6.46, कितना है भाई? 6.46, ये आपको याद रखना। मैंने एक्यूरेट डेटा आपको बताया कि आरक्षित वन 37.04, आरक्षित वन 37.04, सीधा ही डाटा पूछा जाता है ये। और ये प्रशासनिक आधार पर जो वर्गीकरण है ना अपना, आरक्षित, सुरक्षित, आरक्षित और रक्षित, और सुरक्षित को रक्षित भी कहा जाता है। वैसे आप कंफ्यूज मत होना, कभी कभी सुरक्षित कह देते, कभी कभी रक्षित कह देते। और ये वर्गीकृत वन होता है, ये आंकड़ा सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। और आजकल ट्रेंड चल रहा है कि बस यही से सवाल उठाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राज्य में अभिलेखित वन कितना है? तो 32,863 किलोमीटर। आरक्षित में मैंने बता दिया, किलोमीटर में अगर आप जानना चाहो तो 12,176 किलोमीटर में फैला हुआ आरक्षित वन, ठीक है। और सर्वाधिक कौन से जिले में? तो ये उदयपुर के अंदर भी सर्वाधिक। और इस पे क्या होता है? सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है बिल्कुल, या किसी भी प्रकार का दोहन वर्जित है, ठीक है। और सुरक्षित वन की बात कर ले तो ये टोटल जो फैला हुआ 18,543 किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है। और इसके अंदर सरकार के नियम के अनुसार सरकार को छूट देती है लकड़ी काटने या मवेशियों को चुराने की, ठीक है। तो इसमें ये जो सुरक्षित वन सर्वाधिक है वो 12 में। और जबकि अवर्गीकृत वन की बात कर ले तो 2,144 किलोमीटर में फैला हुआ है। और या पेड़ों को काटने और मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। ये सर्वाधिक जो पाए जाते हैं बीकानेर में।
ठीक है, आपको एक तो ये परसेंटेज वाला एरिया याद रखना, कुल अभिलेखित वन याद रखना, और इसके अलावा आरक्षित वन सबसे ज़्यादा उदयपुर में, और रक्षित वन यानी सुरक्षित वन सबसे ज़्यादा आपके 12 में हो जाएंगे, और अवर्गीकृत वन सर्वाधिक आपके बीकानेर में हो जाएंगे। ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा थोड़ी सी अपन अगर बात कर ले कि राजस्थान में जो भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र में 15वां स्थान लगता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, बिल्कुल। और राज्य के कुल क्षेत्र का 9 पॉइंट कितना 60% कितना हो जाएगा, 9.60% है वर्तमान में। वन कितना है अभी, राज्य का कुल क्षेत्रफल का 9.60% है, जबकि भारत के क्षेत्रफल की कुल बात कर ले तो 4.23% ही वन है राजस्थान में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और पहले ये 9.57 था, अब बढ़कर, ठीक है, 2021 में जो रिपोर्ट आई थी ना उसके अनुसार ये हो गया 9.60% हो गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा बात कर लो सर्वाधिक वन तो उदयपुर में है भाई, सर्वाधिक वन जो है उदयपुर में, प्रतिशत के मामले में उदयपुर में, और एरिया यानी क्षेत्रफल के मामले में भी उदयपुर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद आगे बात कर लेते हैं अपन। आगे बात करते हैं तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, सर्वाधिक वन आपके उदयपुर में हो जाएंगे। कितना है, 2753 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए, जबकि न्यूनतम वन जो है वन क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि चूरू में 77.69। फिर सर्वाधिक प्रतिशत की बात कर ले तो वो भी उदयपुर में 23.49%, और न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले की बात कर ले तो वो अपना जोधपुर हो जाएगा 0.48%, 0.48%। दूसरे नंबर पर प्रतिशत के मामले में चूरू है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था आपको। ठीक है, ये मैंने आपको जो वन के जो तथ्य थे वो सारे आपको मैंने बता दिए। ठीक है, ये ज़रूर एग्जाम में बनेंगे, इन तथ्यों को आप ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या था, ये सारे तथ्य मैंने बता दिए बिल्कुल एक्यूरेट, और ये तो इन आप याद कर लेना। अगला तथ्य चलते हैं 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपको बताना है। वागड़ बूंदी, बांगर बूंदी, वागड़ बांसवाड़ा, भाकर सीकर, गिरवा, डूंगरपुर। तो देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित है। तो ये अपना 25वां क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बस वही सुमेलित है। बांगड़ के अंदर जो आता है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है अपना 25 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वागड़ के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है। ठीक है, और बांगर के अंदर जो आता है, देखो बांगर के अंदर आता है सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये वाला पार्ट आता है। बूंदी का कोई संबंध नहीं। भाकर, सिरोही की जो कटी फटी पहाड़ी है उसे भाकर के नाम से जाता है। गिरवा, उदयपुर की जो तस्तरी नुमा पहाड़ी है ना उसे गिरवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उदयपुर की जो तस्तरी नुमा पहाड़ी है उसे गिरवा के नाम से, और भाकर का संबंध सिरोही से हो गया। बांगर मैंने आपको बता ही दिया। चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला हिस्सा, अगर वागड़ के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इलाका आता है तो ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। तो अगला क्वेश्चन ये है बिल्कुल आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सफ़ेद सोना के नाम से कौन सी फसल को जाना जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कपास। ठीक है, राजस्थान के अंदर कपास की बात कर ले तो सर्वाधिक कपास जो की होती है वो हनुमानगढ़ में होती है, उसके बाद गंगानगर में होती है। ठीक है, सर्वाधिक कपास। और कपास एक तो अमेरिकन कपास, एक नरमा। देखो नरमा, ये सवाल पूछा हुआ कि नरमा कपास की किस्म है, नरमा एक आपको याद रखना है। जिसे देसी भाषा में कपास को बनिया भी कहा जाता है, ये भी सवाल पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। बनिया का जो संबंध है वो किससे है, कपास से है। इसके अलावा हाड़ौती के पट्टार में भी कपास की खेती की जाती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो होती है ना वो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है बिल्कुल अपन बात कर ले बीकानेर में स्थित है। कहाँ भाई, बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि ये 2000 में हुई थी, ये आपको याद रखना। ठीक, कब हुई थी भाई, 2000 में, 27 सितंबर 2000 को हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अडवाण बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो अडवाण बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है भाई, भीलवाड़ा जिले में। मैंने कल ही आपसे चर्चा करी थी कि ये मासी नदी पे बना हुआ अडवाण बांध। ठीक है, और मेजा बांध जो वो कोठारी नदी पे स्थित है भाई। मेजा बांध कोठारी नदी पे, वो भी मेजा बांध का पड़ता है आपका भीलवाड़ा पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी और बात कर ले अगर अपन, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है वो जाखम बांध है। कौन सा बांध है, जाखम बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध। सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर। कौन सा, माही बजाज सागर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। सबसे ऊंचा बांध, सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर, सबसे ऊंचा बांध
जाखम बांध हो जाएगा। कंक्रीट से निर्मित बिशलपुर बांध, कंक्रीट से निर्मित एकमात्र राजस्थान का जो बांध है वो बिशलपुर बांध हो जाएगा। और मिट्टी से निर्मित पांचना बांध, मिट्टी से निर्मित कैसा बांध हो जाएगा आपका? पांचना बांध। और भराव दृष्टि से सबसे बड़ा बांध जो हो जाएगा वो राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा, ठीक है, रावत भाटा चित्तौड़ वाला राणा प्रताप सागर बांध। तो ये मैंने आपको बांध संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो बताया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। और पश्चिमी राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है वो जवाई बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है कौन सा है? जवाई बांध। इसका निर्माण उमैद सिंह ने करवाया था, ठीक है, उमैद सिंह ने करवाया था। इसके अलावा और टोरडी सागर बांध आपका टोंक में पड़ता है। लाल 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 बांध जो पड़ता है आपका भरतपुर में पड़ता है। सीकरी बांध जो पड़ता है आपका भरतपुर में पड़ता है, ठीक है। बंद बारेठा बांध जो पड़ता है आपका भरतपुर में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना। नारायण सागर बांध जो पड़ता है आपका अजमेर में पड़ता है, ये आपको याद रखना। कुछ ऐसे बांध जिनने आपका नाम नहीं सुने तो वो बताए मैंने, ये भी आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये आ गया, मरुगंगा निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इंदिरा गांधी से अक्सर सवाल बनते हैं, आप सभी जानते हो। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वहाँ से अक्सर सवाल बनता है, ठीक है। तो आज उसका अपन पोस्टमार्टम कर ही देते हैं, ठीक है। तो देखो, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है ये राजस्थान में, इसका पुराना जो नाम था वो राजस्थान नहर नाम था, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसका नाम कब बदला गया? तो 2 नवंबर, ठीक है, याद रखना, 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया, ठीक है। इसका उपनाम क्या है? इसको मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि सवाल में पूछा। दूसरा, राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ इसके शिलान्यास की, ठीक है। इसका शिलान्यास जो हुआ था, तो इस परियोजना का जो शिलान्यास किया था वो किसने किया था? गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पटेल द्वारा 31 मार्च 1958 को किया गया था। जबकि जो उसका उद्घाटन जो हुआ था ना वो 11 अक्टूबर 1961 को सिंचाई प्रारंभ होगी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो थे ना अपने डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस नहर का नौरंगदेसर हनुमान की वितरिका से प्रभावित करके किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसकी जो कुल लंबाई की अपन बात कर ले तो 649 है, ये आपको याद रखना। कुल लंबाई कितनी है? 649 है, ठीक है। और मुख्य नहर की कुल लंबाई की बात कर लो तो 445 है, ये आपको याद रखना, 445 है। जबकि 204 जो है ना वो इसका फीडर है। 204 राजस्थान फीडर की जो लंबाई है 204 है, ठीक है। इसके उद्गम की बात कर ले तो ये व्यास और सतलज नदी के संगम पर जो हैरिके बैराज है फिरोजपुर पंजाब से निकलती है, ये आपको याद रखना, ठीक है। वो फिर हैरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका विस्तार है, मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका विस्तार है। आगे बात कर लेते हैं अपन इसके तथ्य की, तो इम्पोर्टेंट तथ्यों की। तो इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ था, ठीक है। तीसरा चरण अब इसका चल रहा है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा इसकी जो शाखाएं है वो कुल 9 शाखाएं, आपको याद रखना, ठीक है। कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कितनी शाखाएं इसकी? कुल 9 शाखाएं। मान लो ये नहर आ रही है आपकी, ठीक है, ठीक है। यहाँ से घुसती है आपकी रावतसर, ठीक है, ठीक है। ये नहर होगी आपकी, ये नहर होगी बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से घुसती है आपकी रावतसर, ठीक है। बाकी जो सारी नहर है जैसे सूरतगढ़ होगी आपकी, फिर अनूपगढ़ होगी, फिर आपकी, ठीक है, सूरतगढ़ होगी, अनूपगढ़ होगी। अनूपगढ़ के बाद बात कर ले तो पुंगल होगी। पुंगल के बाद बात कर ले दातोर होगी। दातोर के बाद बिरसलपुर होगी, फिर चारणवाला होगी। चारणवाला के बाद शहीद बीरबल शाखा होगी, फिर सागरमल गोपा होगी। तो ये 9 शाखाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। एकमात्र ऐसी शाखा जो बाई तरफ निकाली गई है, ठीक है। अच्छा, तो सॉरी मैंने डायरेक्शन आपको गलत बताया, आपको याद रखना कि जो बाई तरफ से एकमात्र जो निकल रही है वो रावतसर है, बाकी सारी ये दाई तरफ से निकल रही है, ठीक है। ये सारी जो शाखाएं हैं सारी दाई तरफ से निकल रही है, आपको याद रखना, ठीक है। केवल रावतसर ऐसी शाखा है जो बाई तरफ निकल रही है, बाकी जितनी भी शाखाएं हैं ना वो सारी दाई तरफ निकल रही है। जैसे सूरतगढ़, अब याद कैसे रखना, रावतसर हनुमानगढ़ में पड़ती है, सूरतगढ़ गंगानगर, अनूपगढ़ गंगानगर, पुंगल बीकानेर में, दातोर बीकानेर में, बिरसलपुर बीकानेर। चारणवाला एकमात्र ऐसी शाखा जो बीकानेर और जैसलमेर 2 जिलों में विस्तृत है। शहीद बीरबल ये जैसलमेर है, सागरमल गोपा जैसलमेर में। अब इसका जो सवाल बनता है कुल कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं, ठीक है। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल कि बाई तरफ से कौन सी निकलती है? तो बाई तरफ से मैंने बता दी रावतसर, बाकी सारी दाई तरफ से। एकमात्र ऐसी शाखा जो कि 2 जिलों में विस्तृत है, कौन सी? चारणवाला। कौन सी शाखा हो गई आपकी? चारणवाला जो शाखा है वो 2 जिलों में है, ये आपको याद रखना, एग्जाम में सवाल बनेगा, देखना आप याद रखना, चारणवाला। चारणवाला जो शाखा है वो एक तो जैसलमेर में, एक बीकानेर में। बाकी शहीद बीरबल ये भी जैसलमेर में, सागरमल गोपा शाखा ये भी आपकी जैसलमेर के अंदर है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ इसकी, तो इसमें 4 उप शाखा भी है। 4 उप शाखा कौन कौन सी है? एक तो लीलवा, एक दीघा, एक बरकतुल्ला खां और एक बाबा रामदेव। ये 4 उप शाखा आपको याद रखनी है। लीलवा, दीघा, बरकतुल्ला और बाबा रामदेव। लीलवा, दीघा,
बरकतुल्ला, बाबा रामदेव, ये 4 उप शाखा है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके शाखा की बात कर लूँ, सॉरी इसकी लिफ्ट नहरों की बात कर लूँ, तो लिफ्ट जो है ना, लिफ्ट नहरें 7 है इसके अंदर, ठीक है। लिफ्ट नहरें कुल कितनी है? 7 है, ठीक है। शाखा है तो 9 होगी, और लिफ्ट नहरें आपकी 7 होगी। शाखा है आपकी 9, लिफ्ट नहरें इसकी 7 हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी लिफ्ट नहरें, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर। इसका जो नया नाम रखा है वो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर रखा है। गंदेली साहिबा का नया नाम चौधरी कुंभाराम हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो जिले लाभान्वित होते हैं, तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, ये आपको याद रखना है। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ हो गया आपका, चूरू हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, और आपका झुंझुनू हो गया, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो लिफ्ट नहर है वो बीकानेर लूणकरसन लिफ्ट नहर, इसका जो नया नाम कर दिया गया वो कंवरसेन लिफ्ट नहर कर दिया गया। इससे जो सिंचाई मिलती है 2 जिलों को, श्रीगंगानगर और बीकानेर को। तीसरी जो है गजनैर लिफ्ट नहर, इसका नया नाम कर दिया पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इसको इससे जो लाभ मिलता है 2 जिलों को, बीकानेर और नागौर को। और फिर बांगड़सर लिफ्ट नहर, इसका नया नाम जो कर दिया बेरुदान छन्नानी तेजाजी लिफ्ट नहर कर दिया, जो कि केवल बीकानेर को इसका लाभ मिलता है, ठीक है। सबसे छोटी भी तेजाजी लिफ्ट नहर है, ठीक है। इसके अलावा कोलायत लिफ्ट नहर, इसका नया नाम डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर कर दिया गया। इससे जो लाभ मिलता है बीकानेर और जोधपुर को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ फलोदी लिफ्ट नहर, ये गुरु जम्बेश्वर इसका नया नाम कर दिया है, और इससे जो लाभ मिलता है एक तो जोधपुर हो गया आपका, एक बीकानेर हो गया, एक जैसलमेर हो गया। और सातवीं जो लिफ्ट नहर है पोखरण लिफ्ट नहर, ठीक है। इसका नया नाम जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर कर दिया गया। इससे जो फायदा मिलता है जैसलमेर और जोधपुर को। एक तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि देखो, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, फलोदी लिफ्ट नहर और गंदेली साहिबा, ये 3 जिलों को मतलब सुविधा देती है पानी की, ठीक है। ये आपको याद रखना। और केवल एक ही जिले के अंदर जो है वो है कौन से? तेजाजी लिफ्ट नहर। सबसे छोटी लिफ्ट नहर तेजाजी लिफ्ट नहर है, सबसे बड़ी लिफ्ट नहर लूणकरण लिफ्ट नहर है, जिसे बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये 7 लिफ्ट नहर के बारे में मैंने चर्चा कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, अपन वापस अपने कार्यक्रम पर आ जाते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी हाँ आखिरी बचा, बस 30 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन क्या अपना, आखिरी क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके सामने है। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में मुख्यतः मृदा पाई जाती है। तो 30 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, बलुई मृदा पाई जाती है। कैसी? बलुई मृदा पाई जाती है। जो बालू रेत मिलती है नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर में आपकी बालू रेत मिलती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, जो अमेरिकी वर्गीकरण के अनुसार मिट्टियों के जो प्रकार है राजस्थान में, वो आपको मैं एक बार विस्तार से बता देता हूँ, आप याद रखना, ठीक है। तो अपन राजस्थान का मैप बना लेते हैं। राजस्थान का मैप पतंगाकार यानी विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ये आकृति जो बताई थी, किसने बताई थी? टी.एच. हेडले ने बताया था, ठीक है। अब देखो, अमेरिकी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। ये अपना मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। ये पास में अपनी अरावली हो गई, ठीक है। फिर ये अपना हाड़ौती का पठार हो जाएगा, ठीक है। हाड़ौती का पठार, ये बीच में अपना पूर्वी मैदान हो जाएगा। तो यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है ना, वो यहाँ जो मिट्टी अपनी पाई जाती है वो जो पाई जाती है, कौन सी मिट्टी? एंटीसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। कैसी? एंटीसोल मृदा। और इसके 2 पार्ट है अपने, एक तो शुष्क रेतीला मैदान, एक अर्ध शुष्क रेतीला, वह एरिडोसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। और अरावली के ऊपर की मैं बात कर लूँ तो यह इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। और या मैं बात कर लूँ या तो हाड़ौती के पठार में जो पाई जाती है वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। और पूर्वी मैदान की मैं बात कर लूँ तो अल्फिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बस आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे बस ये दिल से यही गुजारिश है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं इसी तरह आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। आप मुझे सपोर्ट करोगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरा कोई ज़्यादा बड़ा परिवार है नहीं, मिलियन के अंदर तो मेरा परिवार है नहीं। आप देख सकते हो कितने सब्सक्राइबर हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को मेरे ये वीडियो शेयर भी करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और जो मेरे से आगे जुड़ने वाले हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद।